शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। नमस्कार सर, मेरा नाम हिमांशी है और मैं स्मार्ट एनजीओ से हूँ। तो आज सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशंस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया। मैं चाहूँगी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं मेरे साथियों के लिए बोलना चाहूँगी। डॉक्टर वीके पॉल नीति आयोग के सदस्य हैं, जो एक सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, जिन्होंने एम्स न्यू दिल्ली में लगभग 3 दशकों तक शिशु रोग विभाग में काम किया। उन्होंने नियोनेटोलॉजी के फील्ड में रिसर्च और ट्रीटमेंट के नए स्टैंडर्ड सेट किए, जैसे न्यूबॉर्न रिससिकेशन, कैंगरू मदर केयर। एम्स के अलावा डॉक्टर पॉल ने WHO, यूनिसेफ और लैंसेट कमीशन जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है। वर्तमान में वो आयुष्मान भारत पोषण अभियान और मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स जैसे राष्ट्रीय हेल्थ प्रोग्राम्स को लीड कर रहे हैं। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान उन्होंने भारत की वैक्सीन स्ट्रैटेजी और हेल्थ रिस्पांस प्लानिंग में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ मैं सर आपका स्वागत करती हूँ कि आज आपने हमें अपना कीमती समय दिया और आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। जैसे सर हमने देखा है कि कई बच्चों की जान जाती है, हालांकि ये जो दर है ये पिछले कुछ सालों में थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो डायरिया होता है, बच्चों में होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? धन्यवाद। दस्त की बीमारी से बच्चों में डेथ भी होती है और बच्चों के पोषण के ऊपर भी असर पड़ता है, उनके विकास के ऊपर भी असर पड़ता है। टाइम के साथ साथ दस्त की बीमारी से मृत्यु कम हुई है, दस्त की बीमारी भी कम हुई है, देश में विकास हुआ है, सेवाएं बढ़ी हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन अब टाइम आ गया है कि डायरिया से डेथ होनी ही नहीं चाहिए और ये संभव है, ये दोनों तरह से संभव है कि डायरिया, पहली बात है, दस्तों की बीमारी ना हो। उसके बारे में मैं कहूँगा कि चर्चा करते हैं क्या करना चाहिए। दूसरी, अगर हो जाए तो भी अगर हम जागरूक हैं और हम परिवार में वो स्टेप्स, वो काम जल्दी से करें कि बच्चे में नुकसान ना हो, ज़रूरत पड़े तो अस्पताल में लेके जाएं, और कुल मिला के अगर हम मेहनत करें, इतना सशक्त है आज का हमारा सिस्टम, स्वास्थ्य सेवाएं भी, कि हम दस्तों से बच्चे की मृत्यु हो ये नहीं होगा। और ये संभव है कि हम ये डेथ जो है बिल्कुल ना के बराबर, ज़ीरो डायरिया डेथ की तरफ हम बढ़ सकते हैं। जी सर। तो सर जैसे डायरिया को रोकने के लिए निजी परिवारों की, खासकर कि जो माता पिता होते हैं, उनकी इसमें क्या भूमिका होती है और माता पिता कैसे इन लक्षणों को पहचाने और किस तरीके से, मतलब क्या ऐसे उपाय हैं जो वो तुरंत ले सकते हैं इस विषय पर? सबसे पहले ये बात करते हैं कि दस्त की बीमारी से बचाव कैसे हो सकता है। बचाव हो गया तो बीमारी ही नहीं हुई, उसका जो नुकसान है वही नहीं हुआ, क्योंकि डायरिया से बच्चों के शरीर से पानी निकल जाता है, निर्जलता, डिहाइड्रेशन हो जाती है और सारे ही सिस्टम जो हैं बॉडी के वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं और उसी वजह से फिर अगली प्रॉब्लम होती है और डेथ भी हो जाती है कभी कभी। तो कैसे बचाव कर सकते हैं? सबसे पहले हमें अपना जो एनवायरनमेंट है, घर का माहौल है, उसमें सफाई हो, गंदगी नहीं हो। हम जब बच्चे को फीड करा रहे हैं तो हमारे हाथ साफ़ सुथरे हों, छोटे बच्चों को माँ बाप ही खिलाते हैं, हाथ साफ़ सुथरे हों,
पानी जो है हमारा साफ हो, और घर के माहौल में गंदगी ना हो, इसके लिए जो स्वच्छ भारत में हमने काम किया है देश ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से और उनके लीडरशिप में जो इतना बड़ा काम हुआ है, 11 करोड़ टॉयलेट्स बनी हैं, तो टॉयलेट होगी तो घर में गंदगी नहीं होगी, और बल्कि टॉयलेट जब हो जाती हैं तो जो बाहर हम शौच के लिए जाते थे, जो गंदगी फैलती थी, समाज में फैलती थी, सारे एरिया में, गांव में फैलती थी, वो भी कम हो रही है। तो सफाई हो, टॉयलेट हो, हाथ साफ हो, साफ पानी उपलब्ध हो, तो एक हिस्सा तो ये है। और साफ पानी के भी ताल्लुक में आपको मालूम होगा कि हर घर नल जल में के कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर में, गांव के हर घर में टैप से पानी आए, नलके का पानी आए, ये मुहिम बड़े स्केल पे चली हुई है। और अब लगभग 80% के करीब, 80% के करीब घरों में नल जल पहुंच गया है। तो जब वो भी हो गया है, टॉयलेट्स भी बन गए हैं, हम अपनी भी हाइजीन का ख्याल रखें। जब ये सब कुछ होता है तो बच्चे के पास गंदगी कम आती है, विषाणु कम आते हैं, दस्त कम हो, ये पहली बात। दूसरी बात आगे आती है कि बच्चे को, छोटे बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए। 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा बच्चे की और कोई खुराक नहीं है। जब माँ का दूध मिलता है, एक तो बच्चे को दूसरा पानी, दूसरा दूध, दूसरी चीज़ें वो नहीं जाएंगी तो गंदगी वो दूर होगी, क्योंकि वो गंदगी ला सकते हैं। माँ का दूध तो प्योर है, वो तो अमृत के बराबर है, और वो सीधा आ रहा है और बच्चे के लिए बना है। और दूसरी बात सबसे बड़ी है उसमें कि माँ के दूध में ऐसे गुण होते हैं कि बच्चे का एक तो पोषण पूरा हो, वही जो प्रोटीन, वही फैट, वही कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो मिलना चाहिए, वो तो एक पार्ट है, और ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात है उसमें इतने गुण होते हैं कि बच्चे में संक्रमण नहीं होता, बच्चे में दस्त नहीं होते, वो प्रोटेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम को ताकत देता है, और जब गट में जाता है, अंतड़ियों में जाता है, तो प्रोटेक्शन देता है। तो सबसे बड़ा वैक्सीन जो है, पहला वैक्सीन, वो है कि माँ का दूध मिले। और जो बच्चे माँ के दूध पे होते हैं एक्सक्लूसिव, सिर्फ माँ का दूध जिनको मिलता है, उनमें दस्त बहुत कम होते हैं। तो 6 महीने तक तो ये गारंटी माँ के दूध से बच्चे को मिलती है। और नेचर ने, कुदरत ने, भगवान ने तो यही प्रोटेक्शन सबसे पहले दी, और उसमें एंटीबॉडीज़ आ रही होती हैं। ब्रेस्ट में ऐसे सेल होते हैं जो बच्चे की बॉडी में जाके उसको इन्फेक्शन से होने से बचाते हैं। तो माँ का दूध दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि हम रोटा वायरस वैक्सीन है, हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम में एक वैक्सीन है, एक वैक्सीन दिया जाता है जो कि बच्चों में 3 डोज उसकी लगती हैं, 6, 10 और 14 हफ्ते पर, जिससे कि रोटा वायरस से होने वाला जो डायरिया है वो नहीं होता। रोटा वायरस एक प्रकार का विषाणु है जो कि डायरिया करता है छोटे बच्चों में, तो वो नहीं करता है। तो कम से कम हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट 3 रास्ते हैं कि बच्चों में जो है सफाई का चलन, माहौल पूरा सफाई वाला वो, और बच्चे के साथ जब हम डील कर रहे हैं उसके कपड़े गंदे नहीं हो, हमारे हाथ गंदे ना, हमारे नाखून गंदे नहीं हो। इसके अलावा माँ का दूध मिलना, खान पान जो भी हो वो साफ भी हो अपने तरह से। और तीसरी बात मैंने बताया कि वैक्सीन जब लगता है, टीकाकरण जब होता है, तो उसमें रोटा वायरस का वैक्सीन सम्मिलित है। ये सब तीनों अगर हैं और अबव ऑल घर का माहौल साफ़ सुथरा है, तो बच्चे को दस्त आमतौर पे नहीं होंगे। तो ये बचने की प्रक्रिया में हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं और ताकत है। जी, शुक्रिया सर। एक चीज़ और आती है कि जैसे डायरिया की समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित करने के लिए हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसको हम किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं? स्वास्थ्य प्रणाली में जो एलिमेंट है वो है कि क्योंकि ये सब कुछ घर में हो रहा है, तो जो हमारा प्राथमिक सेवाओं का जो सिस्टम है ये उससे जुड़ेगा। तो प्राथमिक सेवाओं में ये संभव है कि जो हमारे ग्रास रूट वर्कर्स हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारी आशा बहन जी हैं, हमारी ANM है, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो टीम है, CHO हैं हमारे,
प्राइमरी हेल्थ केयर की जो टीम है, यही सबसे क्लोज है। तो उन सबको दस्त से बचाव और दस्त का इलाज जो उस लेवल पे हो सकता है, और ज़रूरत पड़े तो रेफरल, ये सब इन सब चीज़ों का पूरा ज्ञान दिया जाता है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी उनको दी जाती है। नंबर 1। नंबर 2, दस्त में जो इस्तेमाल होने वाले 2 दवाइयाँ कह लीजिए जो इस्तेमाल होती है, उसकी पूरी सप्लाई, जनरस सप्लाई, खूब सप्लाई जो है वो सिस्टम में उपलब्ध है। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक तो है जो जीवन रक्षक घोल, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन या ORS जो पैकेट होता है, उसके बारे में हम चर्चा करें, उसको कैसे देना है, घर में देना है, फिर क्या करना है, उसकी उपलब्धता में कोई कमी नहीं। दूसरा, जिंक की गोली होती है, जो दस्त होते हैं तो जिंक की दवा गोली देनी पड़ती है, उसकी भी बात करेंगे कब कैसे देनी है। लेकिन तो हेल्थ सिस्टम में एक है कि हमारे कार्यकर्ता जानते हैं कि वो बता सकते हैं कि कैसे बचाव होगा, उसके भागीदार बन सकते हैं कि हो ही नहीं। दूसरा, बता सकते हैं कि जब दस्त होते हैं तो इन दवाइयों का सेवन करने की ज़रूरत हो तो कैसे करनी, कब करनी, और ये बता सकते हैं कि अगर ज़्यादा हो रहा है तो कहाँ रेफ़र होके जाना है और आगे उसका कैसे बढ़ना है। तो पूरी तरह से डायरिया की जो मैनेजमेंट है ये हमारे प्राइमरी केयर सिस्टम में बहुत सालों से सिद्धित है, और उसके बारे में जानकारी और दवाइयों की उपलब्धता और रेडीनेस खासकर इस सीज़न में हमारी पूरी होती है। और मैं कहूँगा कि हम संभाल सकते हैं अपने हेल्थ सिस्टम से, और अगर ज़रूरत पड़े रेफ़र होगा तो अस्पताल जाके भी जो IV फ्लूइड लगना है या एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत कभी कभी पड़ती है, उसमें भी कोई सरकारी सिस्टम में वो सभी प्रदेशों में मैं कहूँगा कि हम बहुत सशक्त हैं इस मामले में। पहुँचना चाहिए बच्चा वहाँ पे, टाइम पे पहुँचना चाहिए, और वहाँ जिम्मेवारी सबसे पहले परिवार की आती है और फिर स्वास्थ्य कार्यक्रम की आती है, स्वास्थ्य कर्मियों की आती है। तो सर मान लीजिए अगर किसी बच्चे को दस्त हो जाता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए माता पिता को, या अगर परिवार में और भी सदस्य हैं तो उनको? अगर बच्चे को दस्त हो जाते हैं तो सबसे बड़ी भूमिका परिवार की, माता पिता की, और घर में जो मेंबर और हैं उन सब की है। क्योंकि अगर हम शुरू से ही ठीक स्टेप्स लेंगे और बच्चे को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो सीरियस आउटकम, सीरियस बात नहीं होगी। अब क्या करना चाहिए? पहले तो फिर मैं कहूँगा प्रिवेंशन, माँ का दूध, सफाई और टीकाकरण। अब है कि दस्त आ गए हैं तो हमें ये देखना है कि इस बच्चे में सीरियस बात पहले कौन सी है कि जब हमें देर नहीं करनी। तो वो सीरियस तब होता है बच्चा जबकि बच्चे के मल में, स्टूल में खून आ जाए, तो देर नहीं करनी है, हमें आगे बढ़ना है, स्वास्थ्य कर्मी पे जाना है, अस्पताल में जाना है। दूसरा है कि इतने दस्त भी हो रहे हैं और बच्चा कुछ ले ही नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही, बहुत ज़्यादा, कुछ कोशिश करते हैं फेंक देता है। तीसरा, उसको बेहोशी हो रही। चौथा, बहुत ही बुखार आ रहा साथ साथ। तो मैं कहूँगा अगर ये 4 लक्षण दिखते हैं तो दस्त शुरू हुए हैं तो फिर इस बच्चे को पहले सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं में, अस्पताल में जाना चाहिए। इनको हम डेंजर साइंस कहते हैं कि अगर ये हो जाए तो हम इंतज़ार दस्तों की बीमारी में नहीं करते, जबकि बच्चे के मल में, स्टूल में ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, बच्चा बहुत वॉमिट कर रहा है, उल्टियाँ करे जा रहा है, बेहोश हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा उसको साथ साथ बुखार आ रहा है, तो हमें ये करना चाहिए। और साथ में मैं ये भी कहूँगा अगर लगे कि पेशाब कम होना शुरू हो गया है। अब बाकी जो ये कभी कभी होता है और ये भी हम बचा सकते हैं, और वो उसके लिए क्या करना होगा कि घर में जब बच्चे को दस्त हो रहे हैं तो पहली बात है कि खान पान बच्चे का जो है वो चलता रहे। फर्स्ट पॉइंट, माँ का दूध मिल रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक एक्सक्लूसिव है, उसके बाद में उसके साथ खान पान और होता है, लेकिन माँ का दूध 2 साल तक चलता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग होती रहनी चाहिए, बल्कि ज़्यादा बारी होनी चाहिए। और क्योंकि बच्चे के स्टूल में पानी का लॉस हो रहा है तो वो पूरा करना है, ठीक है। तो
पूरा करने का एक तरीका है कि बच्चा अगर ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है, माँ का दूध मिल रहा है, ले रहा है तो ज़्यादा बारी पिलाओ, थोड़ा और ऑफ़र करो, थोड़ा और ऑफ़र करो। तो पहली बात वो है। दूसरा है कि थोड़ा सा 6 महीने के बाद बच्चा ऊपर का पानी उसके लिए दिया जाता है। वो पानी चाहे छाछ के रूप में है, चाहे शिकंजी के रूप में है, नारियल पानी के रूप में है, दाल के पानी के रूप में है, या पानी लिया उसमें थोड़ा सादा पानी भी दिया जा सकता है। तो पानी की मात्रा थोड़ी सी जो घर में नॉर्मल तरीके से ही पानी पिलाते थोड़ा बढ़ा देनी चाहिए। ये 2 बातें होंगी। तो दूसरी बात इसमें ये आती कि जो खान पान हो रहा है वो भी कंटिन्यू करना चाहिए। अब 6-8 महीने का 1 साल का बच्चा नॉर्मल तरीके से खाना खाता है, तो अगर कोई खास वॉमिटिंग नहीं, उल्टी नहीं है, तो बच्चा ये खाना भी खाएगा। लेकिन थोड़ा सा ये करना कि वो पतला बन जाए, खिचड़ी की तरह स्वरूप में बन जाए, घुली हुई दाल की तरह बन जाए। और अगर बाकी रोटी खाने में मुश्किल हो रही है तो उसको कोई सॉफ्ट तरीके से वो बना के कर दीजिए, केला मैश करके दे दीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि खाना और ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध, ये चलता रहे। कंटिन्यू फीडिंग कंटिन्यू, इनफैक्ट फीड मोर इफ पॉसिबल, बिकॉज पानी तो पानी के लिए चाहिए, फीडिंग इसलिए चाहिए कि रिकवर होने के लिए बच्चे के अंदर ताकत पूरी होनी चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि हमने बच्चे को जीवन रक्षक घोल देना है, ORS हमने देना है। अब ORS जो है वो एक पैकेट होता है, और ये अपेक्षा होगी कि ORS उपलब्ध होगा आसपास। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, जैसे मैंने कहा, खूब सारी ORS की सप्लाई होती है। तो ORS को, पैकेट को लीजिए, उसको खोल के 1 लीटर पानी में, खुले बर्तन में 1 लीटर पानी डालिए। तो पानी की बॉटल से मेजरमेंट हो जाती है, या जो हमारा एक गिलास होता है वो 400-500 ml का, तो 2, सवा 2, 2.5 गिलास के बराबर पीने का पानी उसमें डालिएगा, उसको घोल लेना है। ये पानी आप 1 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ORS का जो घोल बन गया है, तो पहले है कि उसकी विधि साफ़ सुथरे तरीके से बना लीजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि एक बारी में मैं कितना ORS का घोल ये जो बन गया है मैं दूँ। तो उसका प्रिंसिपल ये है कि हर बारी जब बच्चा पतले दस्त करेगा तो जो एक्स्ट्रा फालतू में पानी का लॉस हो गया, नॉर्मल से फालतू हो गया, दस्त हो रहे, वो हम पूरा करें। तो उसके लिए बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है। जो 6 महीने से कम का बच्चा है उसको हम कप का चौथा हिस्सा देंगे, 1/4 ऑफ कप। कप का चौथा हिस्सा जितना पानी आता है घोल ORS का, वो हर बारी जब स्टूल हो रहा है, हर बारी वाटरी डायरिया जब हो रहा है, तो लगभग उतना ORS का घोल हम उसको हर बारी देंगे। बच्चा पीना चाहता है तो थोड़ा बच्चे को और भी पिला सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा कि इतना लॉस होता है 10 ml के पर kg के हिसाब से, तो वो पूरा हम करें। सो 1/4 ऑफ द कप। 6 महीने से लेके 12 महीने तक जो है वो आधा कप, फॉर एवरी वाटर स्टूल आधा कप कम से कम लीजिए, ठीक है, विच इज अमाउंटिंग टू अबाउट 100 ml। ओके, फिर आता है एक जो बच्चा है जो 1 साल से बड़ा है, ओके, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वाला बच्चा है, उसको जो हम कहेंगे उसको हम 1 कप देंगे। आप समझ गए? सो अबाउट 200 ml for a child who is about 1 to 2 years and more. For a child between 6 to 12 months, about half a cup, and below 6 months, about 1/4 of a cup, which is about 50 to 60 ml. और वो जो अगर हम देखें तो वो 10-12 चम्मच चाय के होते हैं उसके बराबर होता है। ये अमाउंट इसलिए बताया जा रहा है कि कम से कम इतना अमाउंट ज़रूर बच्चे को मिलना चाहिए, तब अच्छी कॉम्पनसेशन हो जाएगी। और अगर बच्चे को प्यास लगी है तो वो और भी ले सकता है, लेकिन सारी प्यास इसी से नहीं बुझानी है, नॉर्मल पानी से, नॉर्मल फीड से भी और ब्रेस्ट फीडिंग से भी आपने प्यास बुझानी है। तो अमाउंट बहुत ज़रूरी है। कितनी बारी देना है? जब भी वाटरी स्टूल हुआ उतनी बारी ORS आपने देना है और कंटिन्यू फीडिंग को करना है। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल हो गया। फिर अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि हर बच्चे को जिसको दस्त शुरू हो गए उसको जिंक की गोली, ट्रीटमेंट जो है उसका दूसरा हिस्सा है जिंक टैबलेट।
20 मिलीग्राम की जिंक की टैबलेट होती है, जो कि हर बच्चे को जब दस्त होते हैं तो हम याद रहे 14 दिन तक वो गोली देनी है, एक एक, मैं बताऊंगा अमाउंट, एक एक बारी 14 दिन तक। ये हम क्यों देते हैं, पहले ये समझ लीजिए। ये इसलिए हम देते हैं कि बच्चे के जब दस्त होते हैं तो बच्चे का जो सारा अंतड़ियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उसमें नुकसान हो जाता है। तो जिंक देने से जो उसको ठीक होना, उसकी हीलिंग होना, उसका नॉर्मल पे वापस आना, जिंक उसको हील करता है। जो 10-12 दिन तक चल सकते हैं वो 4 दिन में रुक जाते हैं। जो 5 दिन चलने वाले दस्त हैं, जिंक दिया होगा तो वो 2 दिन 1.5 दिन चलेंगे। तो ड्यूरेशन को कम करता है, न्नुकसान नहीं होने देता। और जब नुकसान, ड्यूरेशन, उसका पीरियड कम हो जाता है, दिन कम हो जाते हैं, तो जो पोषण कम हो जाता है, न्यूट्रिशन कम हो जाती है बच्चे की, वो बच जाएगा, तो कुपोषण नहीं होगा। तो जिंक की गोली हर बच्चे को जब दस्त की बीमारी शुरू होती है वो देनी है। 2 महीने से 6 महीने के बच्चे को आधी गोली दिन में एक बार, 2 महीने से 6 महीने तक आधी गोली 20 मिलीग्राम की होती है स्टैंडर्ड, वो दिन में एक बार 14 दिन तक। और उसके बाद 6 महीने से लेकर 5 साल तक एक गोली दिन में एक बार 14 दिन तक। जिंक की गोलियां भी पूरी तरह से मुफ्त ORS की तरह हमारे सिस्टम में आंगनवाड़ी वर्कर के पास, ANM के पास, आशा बहन जी के पास में उपलब्ध कराए जाते हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये लेके ये ट्रीटमेंट आपने लेना है। तो कंटिन्यू फीडिंग, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन एंड जिंक। और चौथी बात इसमें ये कहना चाहेंगे, अगेन टू रिमाइंड डेंजर साइंस, कि ये तो शुरू कर दिया, अभी तक ठीक था, लेकिन ये करते करते भी अगर सीरियस सिचुएशन आ रही है तो वो क्या है, तब हमें रेफ़र होना है। तो वो सीरियस सिचुएशन फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, खून अगर मल में आ रहा है, ब्लड इन द स्टूल। नंबर 2, इतना उल्टियाँ हो रही हैं कि बच्चे को ORS भी नहीं दे पा रहे, माँ का दूध भी नहीं पी पा रहा है, या फिर बेहोश हो रहा है, या फिर बहुत बुखार हो रहा है, या फिर दस्त जो है वो 5 दिन से ज़्यादा जा रही है, और ख़ासकर उससे लंबी ड्यूरेशन 14 के बाद है तो बहुत ही सीरियस बात हो जाती है। तो ड्यूरेशन इतनी होगी तो उस दशा में हमें जाके बच्चे को इमीडिएटली अस्पताल में दिखाना होगा, फिर देर करनी नहीं चाहिए। ये सब हम काम करेंगे और मिलके करेंगे तो बच्चे में सीरियस सिचुएशन जो उत्पन्न हो जाती है दस्त की वजह से वो नहीं हो। और जैसे मैंने शुरू में कहा, ये इसलिए होती है कि निर्जलीकरण हो जाता है, दस्तों से पानी निकल जाता है, बॉडी के सॉल्ट निकल जाते हैं, और ORS उसी को पूरा करता है। ब्रेस्ट फीडिंग, खाना उन्हीं चीज़ों को पूरा करता है। और जिंक जो है वो हीलिंग में, अंतड़ियों को रिकवरी में हमें मदद करता है, और दस्त लंबा ना चले उसको जोड़ता है। तो ये 4 गुण अपने याद रखने हैं जो मैंने आपसे अभी बताए। तो सर, जैसे स्टॉप डायरिया का अभियान चल रहा है, तो ऐसे में हमारी सामुदायिक रेडियो के तौर पर क्या जिम्मेदारियां बनती है, और इस कैंपेन का, इस अभियान का क्या मिशन है, और हम लोग क्या अपनी भूमिका निभा सकते हैं इस कैंपेन को और सफल बनाने में? सबसे पहले दूसरे पार्ट को लेते हैं। इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें जो स्वास्थ्य विभाग हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि सजग रहें, अपने तरीके से ये जो मैसेजेस हैं, ये जो बताया जाना है, इसकी जानकारी को आगे बढ़ाएं, इसको विजिबल करें। ORS को कैसे इस्तेमाल करना है, जिंक की टैबलेट्स जो हैं उपलब्धता भी एश्योर करें हर सीज़न में, लेकिन खासकर इस सीज़न में जब दस्त बढ़ जाते हैं, और डेमोन्स्ट्रेट करें, बताएं, इकट्ठ करके बताया जाए कि इस तरह से दिया जाता है, इस तरह से चम्मच से बच्चे को धीरे धीरे पिलाया जाता है। थोड़ा बच्चा निकाल देता तो फिर धीरे धीरे कैसे बताए जाते हैं, और इसके डेंजर साइन क्या है उसके बारे में चर्चा हो। तो ये इस हमारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर की टीम्स हैं, ये उनका, और मैं कहूँगा ये बातें वो भी सब कह सकते हैं जो भी इन चीज़ों को जानते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा डॉक्टरी वाली बात बिल्कुल नहीं है। तभी मैं कहता हूँ कि ये संभव है कि हम
अपने देश में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में दस्त की बीमारी से कोई भी मुश्किल हालात नहीं पैदा होने की संभावना रखते हैं, हम कर सकते हैं और ज़ीरो डेथ की तरफ, डायरिया डेथ की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो ये एक पार्ट है कि आप सजगता रहे और अलर्ट रहे और इसको करके दिखाएं। आपकी भूमिका तो बहुत ज़्यादा है। कम्युनिटी रेडियो की और प्रचार प्रसार करने वाले जो कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं तरह तरह से, आप इस जानकारी को आगे बढ़ाइए, आप सजग करिए, परिवारों के तक आपकी पहुंच होती है और वो उनको आप साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और उनको एक अलर्ट कर रहे हो एक इस ऐसी बीमारी के बारे में जिससे कि बच्चे की जान जा सकती है, लेकिन जिसको कि ऑलमोस्ट एंटायरली बचाया जा सकता है प्रिवेंशन से भी, और हो जाए तो भी बचाया जा सकता है अगर हम टाइमली एक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक टाइम आ गया है कि हम कहें ज़ीरो डेथ। ज़ीरो डेथ कहाँ पे? मेरे गांव में, मेरी पंचायत में, मेरे ज़िले में, मेरे राज्य में, मेरे देश में। हम उस तरफ बहुत आगे तक बढ़ गए हैं और टाइम आ गया है कि ये बीमारी, जो कि एक गंदे माहौल की बीमारी, गंदगी से आती है, अब स्वच्छ पानी है, हमारा एनवायरनमेंट स्वच्छ भारत से साफ हुआ है, हम सजग हैं कि अपने आप को साफ रखना, बच्चे की खुराक को साफ रखना है। तो जब ये सब कुछ, रोटा वायरस का टीकाकरण हो रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाता है, तो ये सब कुल मिला के ना हो और हो जाए तो ठीक हम काम करें, ठीक स्टेप्स ले, एक दूसरे की मदद करें, तो कोई ये मुझे शक नहीं है और मैं कहूँगा मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम लगभग ज़ीरो डेथ डायरिया की वजह से अपने देश में जा सकते हैं और उसमें बहुत काम हुआ भी है, लेकिन जो रह गया है वो सब हम मिलके काम करेंगे। और आप इस बात का जो प्रचार प्रसार कर रहे हो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद और बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक तो आपने टाइम दिया और आपके जो मैसेजेस हैं, जो आपने आज बातें बोली हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम अपनी कम्युनिटी में लेके जाएंगे और लोगों को ये एपिसोड सुनाएंगे तो वो भी जागरूक होंगे और जो हमारा मिशन है ज़ीरो डेथ ड्यू टू डायरिया, वो मिशन हम ज़रूर पूरा करेंगे और वो हम सभी को वो बदलाव ज़रूर नजर आएंगे। धन्यवाद। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। बिंदास है, एक एहसास है, ये जगाता है, गुनगुनाता है, दिल के तारों को छेड़ जाता है। बिंदास है, एक एहसास है, ये जगाता है, गुदगुदाता है, दिल के तारों को छेड़ जाता है। 90.4 FM रेडियो एक्टिव।